पश्चिम बंगाल में अब आखिरी 3 दौर के चुनाव होना बाकी है। 2 मई को वोटों की गिनती हो जाएगी। इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि बैटल ऑफ बंगाल कौन जीता है। लेकिन बैटल ऑफ बंगाल जीतने से पहले कई तरह के तीर दागे जा रहे हैं। आखिरी 3 दौर के चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कोविड के लिए 5.4 करोड़ टीकों की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई उपलब्ध कराई जाए। इस पत्र का भी वो राजनीतिक फायदा उठाएंगी और बोलेंगी कि प्रधानमंत्री ने उनको क्या दिलवाया है और क्या नहीं दिलवाया। इस बीच ममता बनर्जी जोर शोर से प्रचार में लगी हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी। ममता बनर्जी को उम्मीद है कि उत्तरी मालदा, दिनाजपुर और नादिया में अल्पसंख्यक समुदाय के ज़्यादा होने का फायदा उनको मिलेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पिछले 5 दौर में ही 180 सीटों में ही उन्होंने ममता को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। 5 चरणों की वोटिंग के साथ ही बंगाल की आधी बैटल पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर अमित शाह, बंगाल के मोर्चे पर ये दिग्गज आखिर तक डटे हुए हैं। 3 चरण और 114 सीटों पर वोटिंग अभी बाकी है। बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए धुआंधार प्रचार करती जा रही है। सोनार बांग्ला के निर्माण की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली है। जैसे ही दीदी जाती है, एक कटमनी सरकार जाएगी। 5 चरणों में 180 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी का दावा है कि 5 चरण में ही दीदी की सरकार की विदाई तय हो गई है। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? दीदी को निकालना है या नहीं निकालना है? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? 2 मई को दीदी जा रही है और 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मित्रों, बीजेपी के भारी भरकम दावों से टीएमसी मनोवैज्ञानिक दबाव में है। हालांकि पार्टी का दावा है कि 2/3 सीटों के साथ दीदी हैट्रिक लगाएंगी। 5 चरण में उत्तर बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में वोटिंग हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो बंगाल के इस हिस्से पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है। बाकी के 3 चरणों में दक्षिण बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में वोटिंग है, जहाँ टीएमसी का पलड़ा भारी है। 3 चरणों में मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम बहुल सीटें ज्यादा हैं, जहां टीएमसी का अच्छा वोट बैंक है। उत्तरी बंगाल की सीटों ने बीजेपी की उम्मीदों को पंख लगाए, तो दक्षिणी बंगाल पर टीएमसी की उम्मीदें टिकी हैं। दक्षिणी दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर, नादिया, मालदा, इन तमाम शहरों में टीएमसी का दबदबा है। अगले 3 चरणों पर टीएमसी उम्मीद लगाए बैठी है और वो ज्यादा से ज्यादा सीटें बटोरना चाहती है। आंकड़े बता रहे हैं कि बाकी के चरणों में बीजेपी की मुश्किलें ज्यादा है। मुसीबत लेफ्ट को लेकर भी है, जिसके युवा उम्मीदवार बीजेपी के लिए वोट कटवा साबित हो सकते हैं। 7वें और 8वें चरण में कोलकाता में वोटिंग होनी है। यहाँ शहरी इलाकों से बीजेपी को बढ़त की उम्मीद है। 5 चरणों की बंपर वोटिंग से बीजेपी गदगद है। टीएमसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन क्या बाकी के 3 चरण में टीएमसी खेला कर देगी? क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग से टीएमसी बाजी मार लेगी? इसका जवाब 2 मई को मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, और अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी है इसके राजनीतिक मतलब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ममता बनर्जी ने यह पत्र आज लिखा है, यानी रविवार को। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि उनको 2.7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना है। 45+ यानी 45 साल से ऊपर के 2.7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना है। ऐसे में जल्दी से जल्दी उन्हें 5.4 करोड़ वैक्सीन दी जाए। सबसे पहले ये बात उन्होंने कही है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ रेमडेसिविर समेत और अन्य दवाइयों की मांग की है जो कोरोना के संक्रमण के अंदर काम आती है। सीधे मैं चलता हूं अपने सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर के पास। धीरेन्द्र, आज लेटर लिखना, सबको पता है कोरोना का संकट किस तरीके से गहराया हुआ है देश में। ममता बनर्जी क्या इस पत्र का भी राजनीतिक इस्तेमाल करेंगी? कहेंगी कि हमने वैक्सीन मांगी, हमने दवाई मांगी, लेकिन केंद्र ने नहीं दिया?
देखिए, इस समय ज़रूरत उनको है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर ज़रूर होगा। वो पहली लाइनों में नज़र आ जाता है। अगर आप लेटर देखेंगे तो उन्होंने इस बात के लिए कहा कि 24 फरवरी को हमने आपसे ये अनुमति मांगी थी कि स्टेट फंड को हम उसके सारे वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिली। यानी नीचे डिमांड बाद में आती है, वो रिकॉल कराने की कोशिश कर रही, जो राजनीतिक तौर दिखता है, क्योंकि उस समय दवाइयों की या वैक्सीन की कमी नहीं थी इस तरह से, जिस तरह की अभी अचानक इस समय जो अचानक आउटबस्ट हुआ है, जो सेकेंड वेव जिस तरह से अब आई है और बंगाल में भी जिसके मामले बढ़ रहे हैं, उस वक्त तक ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि उस समय उन्होंने कहा कि स्टेट फंड को हमने यूज़ करने के लिए मांगा था और हम अपने से वैक्सीन खरीदना चाहते थे। इसके साथ उन्होंने ये वाक्य शुरू किया और जो 6000 जो रेमडेसिविर डेली की उनकी ज़रूरत है, उसमें उनका कहना है कि एक ही हज़ार तक सप्लाई हो पा रहे हैं। और जो दूसरा जो दवाई है जिसको टोलिसिमुब जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें उनको कुछ नहीं मिल रहा। इस बात के साथ शुरू किया है और मुझे लगता है कि इस लेटर को लिखने के लिए उनकी एक मजबूरी भी है, लेकिन इस मजबूरी को वो किस तरह से राजनीति में बदल रही है वो भी इसी लेटर में लिखा है। इस वक्त बंगाल में ये बात जो रोड शो और रैली के सारे आप देख रहे हैं, हम लोग भी सवाल उठा रहे हैं, मीडिया के लोग भी तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं इस तमाम चीज़ों पर, लिहाजा उसी चीज़ को वो इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि अगर वो इसमें एक चीज़ और जोड़ देती तो शायद राज्य की जनता को एक बेहतर वो मिलता कि वो जो जिस तरह के रोड शो और चुनाव के लिए रैलियाँ हैं, उन पर शायद वो भी राहुल गांधी की तरह अगर पीछे हटने की बात करती तो वो भी एक पॉजिटिव स्टेप होता इस स्टेट में और शायद बीजेपी पर उसका ज्यादा प्रेशर पड़ता। जी दीपक जी। ठीक है, राहुल गांधी की रैली कैंसिल करना, इसके पीछे क्या पॉलिटिकल मैसेजेस हैं और इसके पीछे की क्या रणनीति है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये बता दूं, पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। सुबीर भौमिक जी वरिष्ठ पत्रकार कोलकाता से मेरे साथ है, राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से मेरे साथ है, संजय शर्मा जी टीएमसी से मेरे साथ हैं और राजीव जेटली जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ है। राजीव जी, एक तरह से ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि वो तो चाहती थी कि वो वैक्सीन सीधे खरीद ले, लेकिन केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी। जाहिर सी बात है अगले 3 चरण में ये राजनीतिक मुद्दा है ममता के लिए। देखिए, ममता दीदी अब कुछ भी कर लें, जो वो चाहती हैं वो नहीं होने वाला। यही ममता दीदी हैं जिन्होंने केंद्र की सभी योजनाओं के बीच में दीवार बन के बैठी थी, उन्हें नहीं पहुंचने दिया। पश्चिम बंगाल में 83 लाख वैक्सीन हमने दी हैं, 10% अभी भी सरप्लस में पड़ी है उनके पास। ऐसे माहौल में वो जो चिट्ठी लिख रही हैं, पहले सरप्लस जो वैक्सीन उनके पास है, मैं पाइपलाइन की वैक्सीन भी बता सकता हूँ कितनी और डिस्पैच करी जा रही है यहाँ से, लेकिन जो सरप्लस वैक्सीन है उसका वैक्सीनेशन तो करवाएं वहाँ पर। ममता दीदी को अपनी टांग के अलावा इस प्रदेश में कोई नजर नहीं आता। एक टांग दिखा दिखा कर पूरा चुनाव आपने देख लिया, व्हील चेयर पर बैठ के लड़ लिया उन्होंने। कोई मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती हैं, मौका ढूंढती हैं, लाशों पर राजनीति करती हैं। ऑडियो आपने देखा उनका जारी हुआ, जिस ऑडियो में बताया गया कि अभी इसका क्रिमेशन मत करना, अंतिम संस्कार मत करना जब तक मैं अपनी रैली ना कर लूं इन लाशों के साथ निकल करके। तो आप क्या उम्मीद करते हैं ऐसी महिला से, जो महिला प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश के से ज्यादा अपने बारे में सोचती हैं, अपनी टांग के बारे में सोचती हैं, अपनी राजनीति के बारे में सोचती हैं, लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहती हैं। ऐसी मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता पूरे देश के अंदर कभी किसी ने देखी होंगी। पूरे देश के अंदर इतना वाइल्ड माहौल चुनावों के अंदर, इतना उग्र माहौल चुनावों के अंदर। बहुत चुनाव हुए, आपने देखा पुडुचेरी में हुए, केरला में हुए, बाकी जगहों पे हुए। हमारे विपक्षी वहां चुनाव लड़े, हमारी सरकारें नहीं थी, लेकिन ऐसा माहौल नहीं देखा हमने वहां जैसा माहौल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। कभी बम फेंक दिए जाते हैं, कभी पत्थर फेंक दिए जाते हैं। इतने डर के माहौल में बंगाल की जनता जी रही है। सीधे संजय शर्मा जी के पास चलता हूँ। संजय शर्मा जी, मुझे तो तरस आ रहा है। ठीक है राजीव जी, रुक जाइए, एक एक करके अपन बात करते हैं, थोड़े जवाब छोटे रखते हैं। संजय शर्मा जी, मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए आप सबसे पहले। एक तो इन्होंने लाशों पर राजनीति की बात की, ममता बनर्जी ने मान लिया है कि भाई वो टेप तो मेरा है, उन्होंने कहा मेरा फोन टेप कराया जा रहा है। उसका आप क्या जवाब देंगे कि ममता बनर्जी अपने टेलीफोन कॉल में टीएमसी के एक नेता से लाशों पर राजनीति की बात कर रही हैं और वैक्सीन की याद भी उनको बहुत देर बाद आई, वो भी 5 चरण के चुनाव के बाद, जबकि वैक्सीनेशन आपके यहाँ सबसे धीरे चल रहा है। ये आरोप केंद्र के लोग लगा रहे हैं आप पर। देखिए, लाशों की जो बात, लाशों पर राजनीति की जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के किसान आंदोलन पर एक कटाक्ष किया था। ये लोग आंदोलनजीवी लोग हैं और आज देश देख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, ये लोग चुनावजीवी लोग हैं। इनको सिर्फ चुनाव से मतलब है और चुनाव के समय राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। आज सारा देश कोरोना की विडंबनाओं को झेल रहा है, कोरोना की भयावहता को झेल रहा है। स्वयं गुजरात में, इनके सूरत शहर में
स्मशान घाट की चुल्ली गल गई, इनको परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री जी को, अरे और तो छोड़िए, आप बिहार नहीं जाएंगे, यूपी नहीं जाएंगे, और यूपी की भी अब मेरे मुंह से बात निकली है। कल चूंकि वाराणसी में जिला पंचायत के चुनाव है, तो आज प्रधानमंत्री जी को वाराणसी में प्रशासनिक मीटिंग करने की बात आ रही है, ऑनलाइन मीटिंग करने की बात आ रही है, और ये लोग हमें पश्चिम बंगाल के लोगों को सिखाएंगे। और जहां तक कुछ बिहार की बात है, कुछ बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्ररोचनाओं के फलस्वरूप जो कांड हुआ है, यह संसदीय इतिहास में कलंक के रूप में याद किया जाएगा। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयानात हैं, उसके मद्देनजर ऐसी घटनाएं हुई है। और उसके बाद जो घटना हुई है, एक मुख्यमंत्री का फोन टेप किया जा रहा है। क्या गलत कहा है दीदी ममता बनर्जी ने कि हम वहां पर जो लाशें गिरी है उनके साथ संवेदना प्रकट करने में जाऊंगी, उनके पास में खड़ी रहूंगी। और इन लोगों ने ये बातचीत सुनी है, और उसके बाद तो छोड़ दीजिए, और उसके बाद एक महिला के अंदर वो काम आप करते हैं मान्यवर, इतनी संवेदना तो होनी चाहिए कि वो मृत्यु हो चुकी है, मिर्ची लगने का कारण मेरे समझ में नहीं आता। आपने जो अनाप शनाप बका है उस सबको मैंने सुना है। और अब चूंकि ये जूम में मीटिंग बंगाल से बोल ही नहीं रहे, जूम के अगर बोल रहे होते तो शायद इतना ज्यादा बोल ना पाते, इतना लंबा भाषण ना दे पाते। होना चाहिए पता होती कि भारत देश में आपके टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता वहां जानते हैं क्या हकीकत है, और कोरोना किस भयावह पार्टी के सदस्य नहीं रह गए, उन्हें मालूम है पार्टी ज्ञान दे रहे हैं। आज गुजरात की क्या अवस्था है, अच्छा संजय शर्मा जी एक एक करके प्लीज, राजीव जी एक एक करके, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आवाज नहीं आती है ठीक से। संजय शर्मा जी आपने अपनी बात खत्म की, मैं सीधे राजीव जेटली जी के पास चलूंगा और सीधा सवाल, राजीव जेटली जी क्या केंद्र की एजेंसियां ममता बनर्जी का फोन टेप कर रही हैं, सीधे हाँ या ना, और अगर नहीं तो आपको वो टेप कन्वर्सेशन कहां से मिला? मुझे लगता है कि टेप आप छोटी बात कह रहे हैं, वहीं के अधिकारियों को करना चाहिए। जब ममता बनर्जी अपने एसपी को फंसाने की बात कर रही हैं, अपने पुलिस अधिकारियों को फंसाने की बात कर रही हैं कि इनके ऊपर कैसे गलत चार्जेस लगाए जाए, कैसे इनको फंसाया जाए, क्या उम्मीद करते हैं आप? अरे मैं आपसे कह रहा हूं दीपक जी, आप मेरी विश्वास कीजिए, सिलीगुड़ी से धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से पूछेगा इनसे क्या माहौल है वहां पर। एक भी टीएमसी का कार्यकर्ता टीएमसी की आज बड़ाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसे मालूम है कि ये पार्टियां मेरी नहीं रह गई है, ये भाईपो की पार्टी है, ये पीसी की पार्टी है। भाईपो पीसी समझते हैं, मुझे लगता है संजय शर्मा जी तो शायद कलकत्ता भी नहीं गए होंगे कभी, लेकिन भाईपो पीसी की पार्टी है। और ये पार्टी जो है उनके नेता खुद कबूल कर चुके हैं कि अब हमारी पार्टी नहीं रह गई, कटमनी सीधा ऊपर पहुंच रही है, सीधा भाईपो के पास पहुंच रही है। भाईपो सारा हिसाब पार्टी का रखता है। जो गृहस्थ सुन तो लीजिए मेरे भाई, वो रिश्तों को ठीक है, अब हम पुराने पॉलिटिकल रिटोरिक्स पर आ गए। संजय शर्मा जी, मेरा एक सवाल, राहुल गांधी ने जिनकी मां को लेटर लिखा था ममता बनर्जी ने कि आइए हमें सहयोग करिए भारतीय जनता पार्टी को हराने में, उन्होंने अपनी रैली कैंसिल कर दी है। क्या टीएमसी को ये पहल करके अपनी रैलियां कैंसिल नहीं करना चाहिए कोरोना को देखते हुए? ये बात आपने बहुत अच्छी कही। कोरोना की जो भयावहता है, कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है, स्वाभाविक तौर पर हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि आगे जो 3 चरण के चुनाव है इनको एक ही चरण में कर लेने चाहिए। चूंकि इनके जो आका है, जिनके इशारों पर इन दिनों चुनाव आयोग चल रहा है, हमें लगता है उन लोगों का शायद ये मन नहीं था और उन्होंने चुनाव आयोग को परमिशन नहीं दिया, और चुनाव 3 चरणों में, बाकी 3 चरणों में वैसे ही होंगे। हमने तो पहल करके कहा था चुनाव आयोग से कि जल्द से जल्द करिए। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कह रहे हैं बार बार कि बंगाल की जनता ने तृणमूल को विदाई निश्चित करती है, तो हमारी विदाई पहले कराइए ना। हम तो कह रहे हैं चुनाव आयोग से, लेकिन वो इनमें हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है कि 8 चरणों का लंबा चुनाव का शेड्यूल इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया था, क्योंकि इनको मालूम था 4 चरण के बाद सारे देश में चुनाव खत्म हो जाएंगे और सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी पश्चिम बंगाल में काम करेगी और पश्चिम बंगाल को दखल करेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ उन्हीं राज्यों में जाते हैं जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, जिन राज्यों में चुनाव नहीं होते। व्हील चेयर से खड़ा होना चाहती है, थक गई है बार-बार, प्रधानमंत्री जी को इतनी प्रतिकूलताओं के बाद भी और नकली टांग लेकर टूटी हुई आज बिहार में चुनाव नहीं है, ये लोग बिहार नहीं जाएंगे। संजय शर्मा जी आपने कहा, राजीव जेटली जी, राहुल गांधी की तरह अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों को स्थगित क्यों नहीं कर देते? क्योंकि कैंपेन तो बहुत कर लिया उन्होंने।
देखिए दीपक जी, जो भी चुनाव आयोग के निर्णय होंगे हम उनको मानेंगे। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि वहां पर इस तरीके से रैलियां नहीं करनी चाहिए तो हम उसका सम्मान करेंगे। अगर उनको लगता है कोई और तरीका अपनाना चाहिए प्रचार का तो हम वो भी करेंगे। चुनाव आयोग बहुत बेहतर जानता होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी उसको रिपोर्ट रहती होगी और पश्चिम बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उन्हें रिपोर्ट देता होगा, क्योंकि फिलहाल वो चुनाव आयोग के अधीन है। जो भी हमारे लिए निर्णय होगा वो निर्णय हम मानेंगे। अगर वो निर्णय ये होगा कि नहीं करना प्रचार तो हम नहीं करेंगे। अगर निर्णय होगा कि आप जैसे जैसे फेस निर्धारित हुए अगर वैसे चुनाव अरे सर, चलेंगे तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। ये तो स्थिति को समझते हुए एक जिम्मेदार और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी होने के चलते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इलेक्शन कैंपेनिंग से वापस आ जाए, क्योंकि पता है इलेक्शन कैंपेनिंग से कोरोना फैलेगा। इस पर चुनाव आयोग की आड़ क्यों ले? सुबीर भौमिक जी, क्या राहुल गांधी जैसा सब पॉलिटिकल पार्टियां करने का साहस दिखा पाएंगी? आप मानते हैं राहुल गांधी का यह सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक बार प्रचार किया है पश्चिम बंगाल में, वो दिखाई भी नहीं दिए पश्चिम बंगाल के अंदर। ये स्टंट है या नहीं, इस पे टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा, बट ये जो कदम उन्होंने उठाने का फैसला किया, ये सही फैसला है। और ये दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर से जो मैदान जंग में नंबर 1 और नंबर 2, पता नहीं नंबर 1 नंबर 2 कौन, ये तो 2 मई को तय होगा, बट भाजपा और तृणमूल को ये करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा और काफी जोर के साथ कहूंगा कि चुनाव आयोग ने जो कह दिया कि बाकी 3 चरण को क्लब नहीं किया जा सकता, कुछ इनके आर्गुमेंट्स इस तरह के रहे कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट काफी नहीं है, बकवास है। क्योंकि असम में चुनाव हो गया है। असम से सिर्फ, असम का आज ऐसा हालत है दीपक कि वहां से सिर्फ एडिशनल जो पैरामिलिट्री कंपनी ही रिलीज नहीं हो रहे हैं। असम में तो आज के तारीख में, आज का खबर है, सालमारा और काफी सारे जगह से आर्मी जो वहां काउंटर इंसर्जेंसी में डिप्लॉयड था वो भी पुल आउट हो रहा है। वहां का हालत बिल्कुल सामान्य हो चुका है। तो ये सब कंपनी को लाकर आप बगल में ही उत्तरी बंगाल है वहां डिप्लॉय करके एक ही चरण में ये कर सकते थे, अगर कानूनी कुछ ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो ये सिर्फ क्या मतलब आज के खास हालत के चलते ये जरूरी था कि एक तरफ सब पार्टीज अपना कैंपेनिंग बंद करें, वर्चुअल चले जाएं और भी दूसरे तरीके अपनाएं और ये संक्रमण का जो है रोक पाने के लिए कदम उठाएं। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो सही समझते हैं वो करेंगे, ये बोलने वाली बात है, बट चुनाव आयोग सही नहीं कर रहे हैं। उनको ये अंदाजा होना चाहिए कि ये खास परिस्थिति है और इसमें उनको ये फैसला, ये क्लबिंग बहुत जरूरी था। और जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट का कि बंगाल का इतना खराब हालत है, तो सिक्योरिटी आप के जो असम से कंपनी रिलीज हुए थे, मैं हिसाब करके आपको दिखा सकता हूं कि वो नॉर्थ बंगाल के लिए काफी होते। वैसे भी अभी ज्यादातर इलेक्शन साउथ बंगाल में ही होने को है। तीसरा चीज, एक छोटा सा पॉइंट मैं बोल देता हूं यहाँ कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप अभी जो विजुअल दिखा रहे हैं, कहां क्या सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सब कोई देखिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का ये कल्चर है कि जुलूस में हमारे यहाँ इतने लोग आए, ये दिखाने वाली बात है। कुंभ मेला का हिसाब भी आपने देख लिया। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग होगा और हम रैली भी करेंगे, ये बकवास चीज है, ये होने वाला नहीं है। इसलिए ये जाहिर था कि राहुल गांधी ने जो कदम उठाया, दूसरे पार्टी को ये करना चाहिए। अभी हम रैली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिल्कुल अभी हम रैली की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपकी बातों को साबित कर रहे हैं। राहुल सर, मैं बिल्कुल सही कहा आपने और वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राहुल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का चुनाव की रैलियों को कैंसिल करना? क्या आप इसको स्टंट मानते हैं? सुबीरदा ने उस पर कमेंट नहीं किया। और दूसरा, वो दूसरों को नसीहतें दे रहे हैं कि नहीं नहीं भाई आप भी रैली कैंसिल करें। और सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग ने तीनों चरणों को क्लब क्यों नहीं कर दिया? शायद ज्यादा आसान हो जाता। बहुत अच्छे सवाल हैं और हमेशा की तरह सुबीर जी और मैं लगभग एक ही जगह आपको खड़े मिलेंगे। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी ने ये क्यों किया, स्टंट है या नहीं हम नहीं जानते। ये सबको पता है कि कांग्रेस की हालत पतली है, हो सकता है अपनी पतली हालत छुपाने के लिए उन्होंने किया हो, लेकिन उसके बावजूद कोई भी योद्धा चुनाव में ये हिम्मत नहीं करता आमतौर पर कि वो बीच मझधार से अपने आप को वापस कर ले या बीच रण से वापस हो जाए। ये जो हार रहा होता है वो भी नहीं करता। तो ये इसका तो मैं श्रेय देना चाहूंगा उनको। और दूसरी बात ये है कि इससे बाकी लोगों को, बड़ी पार्टियों को, जो कांग्रेस से 3 बड़ी पार्टियां वहां पर मौजूद हैं,
उनको एक हिम्मत मिलती है, और ये अगर करें तो इससे सबको बराबर का नुकसान होगा। हर पार्टी को ये चिंता होती है कि भाई जो 3 चरण बचे हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लें, तो अगर सब इस पर सहमत होकर वापस हो जाएं तो सबको बराबर का नुकसान होगा, यानी किसी एक को विशेष नुकसान नहीं होगा। वो भी तब जब एक पार्टी ने तथाकथित नुकसान को पहले ही स्वीकार कर लिया है। तो ये इसका कोई तर्क नहीं है। चुनाव आयोग की बात से कोई भी देश में सहमत नहीं है इस समय। और मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि पहली बात ये कि अभी हमें मालूम है कि कल ही कुंभ को समाप्त करने का फैसला 2 या 3 बड़े वहां के अखाड़ों ने लिया, अखाड़ा परिषद ने लिया, वहां की जो सबसे बड़ी 2-3 संस्थाएं हैं, अखाड़े हैं। जी बिल्कुल। और वो इसलिए लिया कि वहां पर प्रधानमंत्री ने अवधेशानंद गिरी जी को फोन करके ये उनसे अनुरोध किया कि अब प्रमुख स्थान हो गए, इसलिए आप कृपया इस पर विचार करें। और उन्होंने प्रधानमंत्री के अनुरोध को मान लिया, सुझाव को मान लिया, वापस ले लिया। जो प्रधानमंत्री जी कुंभ में लोगों को कोविड ना हो, साधु संतों को कोविड ना हो, इसकी चिंता कर रहे हैं, उनसे यही चिंता पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के बारे में भी अपेक्षा की जाती है। वहां वो क्यों नहीं कर सकते और खुद अपनी ओर से पहल क्यों नहीं उठा सकते? सारा देश उनकी वाह-वाह करेगा, उनकी वाह-वाह करेगा। तो ये और चुनाव आयोग की बिल्कुल गलत बात है। आजकल कहीं से भी पूरे देश में बंगाल के चारों तरफ जितने राज्य हैं वहां से 1 घंटे की उड़ान में और 2 या 3 घंटे की सड़क के रास्ते से जितने सुरक्षा बलों की जरूरत हो पहुंचाई जा सकती है एक दिन के चुनाव के लिए, मतदान के लिए। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसी परिस्थितियों में अगर प्रधानमंत्री कुंभ कैंसिल करने के लिए या कुंभ को खत्म करने के लिए समय से पहले अवधेशानंद गिरी को कह सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए ये उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? राजीव जेटली से इसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या अभी जो 180 सीटों पर मतदान हो चुका है उसमें एडवांटेज बीजेपी है और आने वाली 114 सीटों में एडवांटेज टीएमसी। समझेंगे इसको ब्रेक के बाद।